बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब किस्सा यूँ हुआ जिसका इंतजार था वो घड़ी आ पहुंची। वो घड़ी तकरीबन आ पहुंची है और किस्सा यूँ हुआ कि काफ लीग ने आखिरकार अपना वोट इमरान खान के पलड़े में डाल दिया और एन से उस्मान बुज़दार साहब को फारिग कर दिया गया, जिसके बारे में दावे बहुत थे कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। वसीम अकरम प्लस, हाँ। वसीम अकरम प्लस की उन्होंने कुर्बानी दे दी, जिसकी कारकर्दगी के बारे में इमरान खान साहब कहा करते थे कि एग्जाम्पलरी है, यानी बहुत ही शानदार है। वो दयानतदारी पर बहुत बातें, फिर सर्वेज में उनको नंबर 1 करार दिया। हाँ, सर्वेज में उनको नंबर 1 करार दिया और आखिरकार उनकी कुर्बानी दे दी। अब लेकिन हुआ क्या कि जनाब हमारे पास जो अब लम्हा बलहमा बदलती सियासी सूरत हाल के तहत जो मामलात होते हैं, तो जनाब 5 मेंबरान हैं काफ लीग के, जिनमें से एक मुनहरिफ हो गए। तारिक चीमा साहब आखिरी वक्त तक ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान को वोट नहीं देंगे। उसके ऊपर चेमे गुइयाँ शुरू हुई हैं और तमाम चैनल तकरीबन ये चला रहे हैं कि परवेज़ इलाही के अपने घर में, चौधरियों के अपने घर में फूट पड़ गई। बट हम जरा हरमीत का भी रुख कर लेते हैं, बिकॉज उसके पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन है इस वक्त, जिसको हम मरकज़ कहते हैं एंड विफाक कहते हैं। सो हरमीत वहाँ पर ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, आप कैसे हैं? और ये जो सियासी सूरत हाल चल रही है, हर रोज़ एक नई खबर और एक ब्रेकिंग आ रही है, सरप्राइज इनफैक्ट मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि इससे कबल जब मेरे ख्याल में तर्जुमान थी पीटीआई की, पंजाब की, वज़ीर आला की, तो उनसे भी जब हमने सवाल किया था कि भैया वज़ीर आला साहब जो है वो सारी चीज़ें समेट के जा रहे हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। यानी कहीं ना कहीं पंजाब में, हाँ मेरे ख्याल में, बिल्कुल मेरे ख्याल में ये सवाल मैंने उनसे किया था और वहाँ से ही अंदाज़ हो रहा था कि बुज़दार साहब की जल्द छुट्टी होने वाली है। और जाहिर बात है कि एक तरफ तो नो कॉन्फिडेंस में भी वहाँ पे बुज़दार साहब को 186 वोट दरकार थे, जिसमें जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, आलिम खान ग्रुप है, इसमें भी लोग जो है उसमें भी फूट थी कि वो बुज़दार माइनस चाह रहे थे। तो परवेज़ इलाही के साथ साथ आपने जो बात की कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि परवेज़ इलाही अगर इस तरफ आ गए हैं, तो दूसरी तरफ हम देखेंगे चौधरी शुजात हुसैन का पलड़ा जो था वो नून लीग की तरफ ज़्यादा था। वो चाह रहे थे कि वो अपोजिशन की तरफ ही जाएं और उससे पहले उनके बयानात भी आपके सामने हैं। और हमने कल देखा कि बशीर चीमा ने जो इल्ज़ामात पीटीआई हुकूमत पे लगाए हैं और ख़ासकर जनूबी पंजाब के सूबे के हवाले से उन्होंने ये बात की कि बारहा लारे लपे हमें लगाए गए, इसलिए मैं वोट जो है, मैंने पहली बात शुजात हुसैन साहब से की थी कि मैं वोट नहीं दूंगा इमरान खान साहब को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फूट नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल अगर सारी चीज़ों को हम देखें तो इत्तेहादी भी बड़े तेज़ी से वो कोशिश उनकी भी है कि वो दोनों तरफ से कोई ना कोई फ़ायदा उठाने, क्योंकि हमने बाप को देखा तो बाप जिनका बाप नामालूम है, तो वो कहीं ना कहीं से चले गए, वो तो चले गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, जी कंटिन्यू जी, 4 अरकान उनके चले गए। तो कल मेरिट में थी, हम वहाँ पे भी गए थे, पार्लियामेंट हाउस में भी हमने देखा कि कल हम जब वहाँ पे गए तो अपोजिशन के अरकान तमाम तर 162-161 के करीब जो थे वो तो आए थे, लेकिन हुकूमत अरकान ना होने के बराबर थे। और उसके बाद जो है जुमरात के लिए असम्बली को मुलतवी कर दिया गया, इजलास को, जुमरात को दोबारा इजलास होगा। लेकिन ये सारी सूरत हाल में देखें तो इस वक्त हुकूमत भी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है और MQM को मनाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नरशिप के हवाले से भी उनको ऑफर है, दोनों तरफ से उनको गवर्नरशिप की ऑफर है। अब ये देखना है कि MQM पे सब डिपेंड जो है, इन्हिसार इस वक्त जो है वो MQM पर ही कर रहा है। और एक बात जो इमरान खान साहब शुरू से ही कहते आए हैं कि इसी तरफ आ जाए, बिल्कुल कि मैं किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और मेरे ख्याल में अब सिर्फ अपना इक्तदार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं ब्लैकमेल होकर जो वो अब बातें अपने एलाइज की सुन रहे हैं, वो पहले उन्होंने नहीं सुनी, तो वो जो बातें करते थे वो एक बार फिर से हमें उससे पीछे होते दिखाई दे। उनका हक भी है, बट जो वो बहुत बड़ी बात नॉर्मल होती है। यस एग्जैक्टली, बट उसी की बेस पर बात करें कि बड़े दावे किए जाते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है परवेज इलाही साहब और चौधरी साहब के साथ जो बैठना पसंद नहीं करना चाहते थे, वो तो बात करना ही नहीं चाह रहे थे। शेख रशीद साहब उसमें शामिल है। लेकिन आप देखें कि वही शहबाज शरीफ उधर ही चले गए परवेज इलाही के घर, और यही परवेज इलाही की फैमिली को कहा जाता था कि कातिल लीग है, इनके साथ बेनजीर भुट्टो साहब का कत्ल का जो मामला था, इन पर इल्जाम लगे थे। उसके बाद नायब वज़ीर आज़म भी इनको बना दिया गया, पीपल्स पार्टी ने बना दिया।
या बेनज़ीर भुट्टो साहब की अगर हम बात करें तो वो उनके कैबिनेट में भी वो लोग शामिल थे जो जिया साहब के लोग, खास लोग थे जो भुट्टो साहब के कत्ल में भी शामिल थे। तो ऐसे लोग सियासत में कुछ ना कुछ बड़ा यूटर्न होता है। उसमें मतलब ये है कि खान साहब तो मास्टर हैं उसमें। ये देखो कि फिर मतलब अगर आप इस तरह से याद कर रहे हो तो शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट आपको याद होगी जरदारी के मामले में कि जरदारी अगर तुम्हें मैंने सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम नहीं, शहबाज शरीफ ने मेरा नाम बदल देना। खैर एनीवे, सूरत हाल ये हुई है जैसे अभी हरमीत ने भी कहा कि 4 मेंबरान काफ लीग के, एक उनका मुनहरिफ है, उसके बारे में भी पता नहीं। वो ये तो कह रहा है कि मैं इमरान खान को वोट नहीं दूंगा, लेकिन शायद वो इस हद तक उसको मनाने में कामयाब हो जाएं कि वो तहरीक अदम एतमाद में जाए ही ना, वो गायब हो जाए, और उससे उनकी सूरत हाल जो है वो एक वोट उनका कम हो जाता है जो वो गिन रहे हैं। बाप के जुबैदा जलाल उनके साथ शामिल नहीं हुई। जुबैदा जलाल जो है वो हुकूमत को वोट देना पसंद कर रही है, और बाकी जो 4 हैं उन्होंने वो बाकी जो है 4 ने तो ओपनली ऐलान कर दिया। तो बड़ी सूरत हाल गंभीर सी हुई है। 4 वोटों की ज़रूरत है, कहा जाता है तकरीबन जो अपोजिशन है उनको हुकूमत को हटाने, अदम एतमाद की तहरीक को मंजूर करने के लिए, पास करवाने के लिए। तो मुनहरिफ अरकान को भी शामिल नहीं किया गया। मुनहरिफ अरकान के बारे में पता नहीं क्यों अभी तक हुकूमत इस गुमान में मुबतला है कि वो उनको वोट देंगे। उसके बारे में मुख्तलिफ ज़राए जो हुकूमत के हैं वो कह भी रहे हैं कि हम उनके साथ राब्ते में वो वापस आ जाएंगे। मैं असल में इसको कुछ और तरह से भी देख रहा हूँ। मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि फ़र्ज़ किया हुकूमत को ये एहसास होता है कि हम इलेक्शन हारने, ये अदम एतमाद की तहरीक हारने वाले हैं, तो फौरी तौर पे इलेक्शन के दिन आ जाने हैं। ऐसी सूरत में पंजाब में हमें एक अपनी हुकूमत मजबूत ऐसी चाहिए जो इलेक्शन में हमें मदद कर सके। परवेज़ इलाही उसके माहिर है। तो मेरे ख्याल में ये मूव बड़ी अच्छी इंटेलिजेंट मूव है। इस हवाले से परवेज़ इलाही को यहाँ पे बिठाया जाए और उसके बाद अपनी कैंपेन जो है उसका आगाज़। परवेज़ इलाही साहब की अगर हम बात करें, रोज़ साहब जब वो वज़ीर आला थे तो बहुत सारे ऐसे काम हैं हॉस्पिटल के, ज़राअत के हवाले से मेरे ख्याल में जो नई नई चीज़ें थी उन्होंने वो सारी चीज़ें मुतारिफ कराई थी पंजाब में। शहबाज शरीफ के बाद अगर मैं किसी वज़ीर आला को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ तो वो परवेज़ इलाही साहब हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। 1122 उनकी मतलब वो सारी है स्कूल प्रोजेक्ट्स उनके रोटी थे। कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले भी ये चौधरी बरादरानी, अगर आप रोटी कपड़ा मकान तो चलो भुट्टो साहब ने किया था, लेकिन बट उसको आगे वो जो पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी का है, बट उस पर वो जो एक कहते हैं ना मोहर सख्त हो जाना, ठप्पा लगना, वो काफ लीग का है। अगर हम स्पेसिफिकली पंजाब की बात करें, पंजाब में उन्होंने काफ़ी इस हवाले से काम किया। उन्होंने स्कूल्स का प्रोजेक्ट जो था एजुकेशन के हवाले से स्कूल शुरू किए, प्राइमरी एजुकेशन का। तो मतलब यह है कि परवेज़ इलाही एक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं। वो मैं जैसे बात कर रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे होने के नाते ये है कि वो जो एक ज़रूरत होगी तहरीक इंसाफ को एक बूस्ट देने की अगले इलेक्शन के लिए, वो उसमें परवेज़ इलाही उनका साथ निभाते कामयाब होंगे। मतलब वो मुझे ये लगता है जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये परवेज़ इलाही को बनाने का फ़ैसला भी किया होगा। परवेज़ इलाही अब कितने लोगों को मुनहरिफ जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। इसमें भी एक और पेचीदगी भी है। वो पेचीदगी है कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई भी है। बिल्कुल, उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दे दिया। परवेज़ इलाही आएंगे, उनको एतमाद के लिए वोट लेना होगा। ये मतलब अजीब खिचड़ी सी अभी पकी हुई है, बिल्कुल खिचड़ी पकी हुई है। और इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, विफाक को भी लेकर, पंजाब को भी लेकर, क्योंकि इत्तेहादी जो हैं, मोस्टली जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत का साथ छोड़ चुके हैं। फिर यहाँ पर पंजाब को अगर हम देखें तो सबसे बड़ा फैक्टर तरीन ग्रुप एंड अलीम खान ग्रुप, इनको कायल करना, इनको राज़ी करना। तो अभी भी बहुत से मराहिल है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बट येस हमें इसको आगे चलकर बड़ा तफसीलन भी डिस्कस करना है। अभी हम आज की टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। दे मस्ट बी वेटिंग कि आज हम क्या शेयर करने वाले हैं। सो वही हम डेली डोज के साथ आगाज़ करेंगे और की बदलती सियासी सूरत हाल और तज्जियाकार हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। इसके साथ साथ एक बहुत अहम टॉपिक के अक्सर औकात बहुत से लोगों की, और स्पेशली ये इशू ख़वातीन में बहुत कॉमन है कि जिस्म में खून की कमी हो जाना, स्पेशली अगर हम देखें प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर जाती है। व्हाट आर द रीजंस और इसको ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। हमारे साथ माहिर अमराज खून हेमेटोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगे। इसके साथ साथ आपकी मुलाकात आज एक ऐसी सॉफ्टवेयर डेवलपर खातून से करवाएंगे जिन्होंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया और अब अपनी एकेडमी भी चला रही हैं, बड़ा सक्सेसफुली अपना काम कर रही हैं। चैलेंजेस क्या थे, दूसरी ख़वातीन को किस तरह से मोटिवेट करेंगे, और नॉर्मली ख़वातीन इन शोबों में कम आती हैं बट कम आती हैं,
सो वो जो आपका मोटिवेशन लेवल या इंस्पिरेशन होती है वो कहाँ से आती है, तमाम तर चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और आखिर में एक और मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स भी हमारे शो का हिस्सा होंगी। सो डेली डोज में हमारे पास सबसे पहली जो स्टोरी है वो हम कह सके एक और फ़ख्र पाकिस्तान जिसने पाकिस्तानी एथलीट इरफान महसूद का अगर हम जिक्र करें, जिन्होंने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है और एक मिस्री एथलीट, फ्रांसीसी एथलीट सबको शिकस्त दी है और खुद टॉप पर आए हैं। 9 ममालिक एथलीट्स के साथ इनका मुकाबला रहा, जिनमें भारत भी था, जिनमें अमेरिका भी था और भी मुख्तलिफ ममालिक थे। और अभी की बार जो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है उसमें अगर हम देखें तो एक पाँव पर 100 पाउंड के करीब वजन रखकर उन्होंने 29 पुशअप्स लगाए हैं। अच्छा, चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। कमाल है। हाँ कमाल है, मतलब हमने पहले भी इनके बारे में वैसे भी बड़ा मुश्किल काम होता है और आप कोई हैवी वेट रखो तो फिर और मुश्किल हो जाता है। हमने पहले भी इनके बारे में जिक्र किया है अपने प्रोग्राम में। ये इनको आदत है, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, वो जो कहते हैं ना इन्होंने आदत बना ली है रिकॉर्ड तोड़ने की। तो इस हवाले से इनको मुबारकबाद। जी अगली स्टोरी क्या? अगली स्टोरी की तरफ हम आएंगे और अगली स्टोरी हमारे पास इस हवाले से है कि ऑस्कर अवार्ड्स 2022 एकेडमी अवार्ड्स इनका इनेकाद किया गया, जिसमें एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल उस वक्त देखने में आई जबकि एक जो होस्ट थे वो स्टेज पर मौजूद थे, बिल्कुल, और वो अपने मजाक के साथ वहाँ पर मौजूद जो लोग थे, जो सेलिब्रिटीज़ थी, उनको नॉर्मली हम अवार्ड्स में देखते ही हैं, उनको एंटरटेन कर रहे थे। और इसी दौरान विल स्मिथ की अहलिया को उन्होंने थोड़ा सा तंज किया, मजाक किया, बट वो थोड़ी सी सार्केस्टिक वे हो गई, उनकी बालों का मजाक उड़ाया गया और उनके एक मूवी का जिक्र करके कहा गया कि अब इस मूवी में इनको ऐसा रोल प्ले करना चाहिए जो कि थोड़ा सा गैर मुनासिब था भी। वहाँ पर शायकीन भी उस वक्त खामोश हो गए, वहाँ पर मौजूद दीगर शख्सियात भी उस वक्त खामोश हो गई और ऐसे में विल स्मिथ उठे और दिल बर्दाश्ता हो गए और वो स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने होस्ट को मुक्का दे मारा और उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी बीवी का नाम तुम्हारी जुबान से मत सुनूं। अब ये पता नहीं मुक्का था या थप्पड़ था, क्योंकि मतलब हमने जो देखा, मैंने जो देखा वो थप्पड़ था, बहरहाल बढ़ के हो सकता है। विल स्मिथ ही को फिर एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया, किंग रिचर्ड में इनकी अदाकारी जो है उसका सराहा गया और उसके बाद में ये नाचते गाते भी नज़र आए। इसके बारे में, वाक़े के बारे में उन्होंने ये कहा कि मुझे अफसोस है ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्रिस रॉक को कम से कम अब इसके बारे में डिवाइडेड है, जो अमेरिका में लोग हैं वो भी डिवाइडेड है। मुख्तलिफ ट्वीट्स जो मैं पढ़ा था, मुख्तलिफ कमेंट्स जो मैं पढ़ा था, उसके तहत बाद लोग ये कह रहे हैं कि बर्दाश्त कर लेना चाहिए था विल स्मिथ को, उसको नहीं मारना चाहिए था जाके। लेकिन बहुत से लोग क्रिस रॉक के घटिया मजाक के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि उसको इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए था और दोनों तरफ डिवाइडेड है। बिल्कुल। तो अच्छा, नॉर्मली मैं एक मेरी अपनी ज़ाती राय, आप जिसके साथ आपका मजाक है आप उसके साथ जैसा मर्जी मजाक करें, बट मजाक करने में और मजाक में आप किसी की तस्हीक कर रहे हो, दोनों में बहुत फ़र्क है। मजाक वो असल होता है जिसको अगला भी इक्वली इंजॉय करे, बट अगर आप किसी की मजाक में तस्हीक कर रहे हैं तो ये कोई मजाक नहीं होता। सो मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ गलत अल्फाज का डेफिनेटली नहीं, वो डेफिनेटली वो जो उन्होंने कहा उसके बालों के मुतालिक रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज सम काइंड ऑफ रिएक्शन, तो वो रिएक्शन थोड़ा ज्यादा आ गया, बट आना तो था। उसके बालों के ऊपर उन्होंने मजाक उड़ाया, उसकी बालों के बगैर एक तस्वीर थी उसके ऊपर मजाक उड़ाया, तो वो विल स्मिथ बर्दाश्त नहीं कर सके। जैसे हम देख रहे थे ऑडियंस में बैठे हुए, जहाँ विल स्मिथ पहले इंजॉय कर रहे थे, जिस वक्त क्रिस रॉक ने ये कहा तो उनके चेहरे के तासुरात बदल गए और फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि उनकी अहलिया को गालिबन कोई बालों की बीमारी भी है, कोई प्रॉब्लम भी है शायद, मतलब कुछ इस तरह की बात भी है। चलें, लेकिन मतलब यह है कि ये एक बहस को जन्म दे दिया लोगों ने, और वो ये है कि मजाक किस हद तक होना चाहिए और किस हद तक नहीं होना चाहिए, उसके कोई पैमाने हैं, उन पैमानों के ऊपर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा अपना ख्याल यही है कि मेरे ख्याल में हरमीत भी इससे एग्री करेगा कि मजाक आप ज़रूर करें, लेकिन मजाक में तज़हीक का पहलू नहीं होना चाहिए। आप भी एग्री कर रही हो? हाँ हरमीत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल नहीं, रोज़ साहब आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि उमूमन हम देखते हैं कि स्पेशली अगर बॉलीवुड में या इस तरह हॉलीवुड में कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत सारे लोग बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनसे बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है, और कहीं ना कहीं तंज भी हम इस किस्म का या मज़ा भी हम इस किस्म का कर लेते हैं जो बर्दाश्त से बाहर ही होता है। तो मेरे ख्याल में ख्याल रखना चाहिए, ताकि क्योंकि जो वो मौका होता है, वो जो तकरीब होती है, उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा हो जाती है। और कल हम देखें तो आपकी बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे भी मुख्तलिफ लोग जो है अपनी अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम सभी इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं, बट एनीवेज अभी हमें अगली स्टोरी की तरफ आना है। और अगली स्टोरी
पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता, पैसा हो तो आप 34 करोड़ का ऊंट भी खरीद सकते हैं। और जिसके बारे में वेरी डिफिकल्ट टू से करोड़, 4 लाख की चाय भी पी लेते हैं। 4 लाख की चाय भी पी लेते हैं। नहीं, 4,000 डॉलर की चाय, अभी हम कल ही जिक्र कर रहे थे। हाँ, एक कप चाय, बिल्कुल $4,000। तो $400 या 4,000। अच्छा, बहरहाल ये स्टोरी कुछ इस हवाले से इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि सऊदी अरब में एक नामालूम जगह पर ये ऊंट था जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब पता नहीं, आई डोंट नो किस किस्म की थी, कि इसको नीलामी के लिए पेश किया गया और वहाँ पर मौजूद एक शख्स आया और उसने इसकी कीमत लगाई और फिर 34 करोड़ अगर हम देखें तो पाकिस्तानी अमाउंट बनती है जिसमें उसने ये ऊंट खरीद लिया। बहरहाल खरीदने वाले की और इस ऊंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये अभी तक कुछ सामने नहीं आई, बट ये वंस अगेन यही बात है कि पैसा हो तो फिर बंदा ऐसी चीज़ों पे भी स्पेंड कर सकता है। ऊंट और फिर पता नहीं क्या उसकी वैसे ही पाले जाते हैं। हाँ, वो शौक है ना, मतलब वो कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं था। ऊंट के बारे में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है सऊदीया में लोगों की या यूएई में। तो वो जैसे हम लोग यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि पालतू जानवर को पालते हैं, उसके बारे में घोड़े जैसे रखने का है, बहुत महंगे महंगे घोड़े दिखाए जाते हैं, उस सब वहाँ पे ऊंट के बारे में। हम भी जब कभी गए हैं यूएई में या सऊदी अरेबिया में तो हमने देखा है कि शयूख बड़े फख्र से अपने ऊँटों को दिखाते हैं कि ये मेरे ऊँट हैं, मतलब वो। और फिर ऊँटों की रेस भी वही होती है। रोमा वो स्टोरी भी हमारे साथ शेयर की थी जिसमें फैशन किया जाता है बाकायदा ऊँट का, तो बहुत हम देखते हैं कि एक अलग क्रेज जो है, इधर हमें टाइम नहीं मिलता फेशियल कराने का, पाया जाता है। हरमीत, हमें टाइम नहीं मिलता, मतलब हमने कितनी चीजें डिसाइड की थी, वो जो आप PRP क्लिनिक गए थे और आई कॉन्टेक्टेड यू कि आई विल बी देयर, लेकिन हमारे पास इन चीजों का टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ऊंट के जो फैशन की बात होती है, हाँ बिल्कुल वही कह रहा हूँ, हमें तो ये टाइम मुश्किल से मिलता है कि हम PRP या कुछ और चीजों की तरफ जाएं और वहाँ ऊंट का फैशन भी किया जाता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हाँ जी, आगे चलें जी। बट आगे बस अब नहीं चलना, आगे हमने ब्रेक लेनी है। अच्छा चले, ले लें ब्रेक, चलें। अभी हम शो में ब्रेक हमारा स्टॉप ओवर आ गया, बट एनीवेज यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे कुछ सियासी मामलात के साथ। आप हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल और हर रोज़ हम एक नई हैपनिंग और एक नई डेवलपमेंट के साथ आपके सामने आते हैं। कल की अगर हम हैपनिंग्स देखें तो 2 बहुत बड़ी हैपनिंग, एक तो बहुत ही बड़ी थी, उसकी तरफ बाद में आएंगे, बट लेट्स स्टार्ट जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ और वहाँ पर तहरीक अदम एतमाद का पेश होना और उसके बाद अब 31 मार्च तक इजलास मुलतवी। अब सेम डे वोटिंग होती है या नहीं, अभी इस हवाले से कोई ऐलान सामने नहीं आया। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत बड़ी हैपनिंग, उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो वसीम अकरम प्लस थे उनकी कुर्बानी दी गई, उनको माइनस किया गया। और माइनस क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि इस वक्त खुद इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं। बट अब यहाँ पर सवाल बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं और सवाल खड़े होने के साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, नाकाम होगी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। सो ओवरऑल पॉलिटिकल सिनारियो पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे और साथ ही साथ ब्यूरो चीफ लाहौर पब्लिक न्यूज़ नासिर नकवी साहब हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। नासिर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सर, सबसे पहले तो यही बात कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त चल रहा है और जिस तरह से उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी दे दी गई है, आपको क्या लगता है कि काफ लीग जो कि अब हुकूमत की तरफ आ गई है, ऑपोजिशन पोजीशन को क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? अपार्ट फ्रॉम दिस, इस वक्त परवेज़ इलाही साहब जब वो एतमाद का वोट हासिल कर लेते हैं विफाक को लेकर एंड ऑल्सो पंजाब, उनके लिए फिर क्या बड़े टास्क हैं, चैलेंजेस हैं इस वक्त? देखिए, मैं इस सारे सिनेरियो को किसी और अंदाज में देख रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि ये सियासी तरबियती कोर्स जारी है इस वक्त, कि जो हमारे यहाँ जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकी, जमहूरी इक़दाम नहीं हो सके, उसमें ये एक सियासी कोर्स चल रहा है कि सब्र तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी के क्या मामला हैं। इसमें तोड़ जोड़ चल रहा है और हमेशा से ये कहा कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, दरवाजे खिड़कियाँ खुले रखे जाते हैं, वो रखे हुए आप देख लें कि कहाँ परवेज़ इलाही कब से जद्दोजहद कर रहे हैं। परवेज़ इलाही को आप लोग क्या समझ रहे हैं? परवेज़ इलाही ने कौमी असम्बली की सीट छोड़ी थी, किस लिए छोड़ी थी? स्पीकर बनने के लिए? नहीं, वो उस वक्त भी वज़ीर आला के कैंडिडेट थे। लेकिन मैं आपको अभी भी ये बता रहा हूँ कि मैं अपने तजुर्बे के हवाले से, मुशाहिदात के हवाले से मैं ये बता रहा हूँ कि अभी भी परवेज़ इलाही जो है वो कंफर्म नहीं है। क्यों? एक तो उनके घर में लड़ाई शुरू हो गई,
कि शुजात के जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, शुजात बीमार है, उन तक सारी बातें नहीं पहुंचाई जा रही। दूसरी तरफ ये देखें तारक बशीर चीमा का जो इस्तीफा आया। अच्छा, एक सेकंड अगर आप इजाज़त, सुहेल वड़ैच हमारे साथ मौजूद है, जरा इनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा ये फरमाइए, आपकी तो अभी मुलाकात भी हुई है परवेज़ इलाही साहब से, जब आप मिले थे तो उस वक्त आपको अंदाजा था कि ये इस तरफ जाने वाले हैं? जी, चौधरी परवेज़ इलाही का टिल्ट यही था कि वो गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे और वो चाहते थे, ये उनके लिए बेस्ट प्रपोजल थी कि खुद इमरान खान उनको प्रपोज करें और चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें। मेरा ख्याल है उन्हें जो वो चाहते थे बेहतरीन पेशकश मिली है। अच्छा सुहेल साहब ये फरमाएं, मैं ये सोच रहा था कि परवेज़ इलाही का बनाना एक मुस्तकबिल के लिए भी पीटीआई के लिए एक सूदमंद साबित हो सकता है, वो इस तरह से कि बेफर्ज महाल वो सेंटर में अपनी पोजीशन खो देती है, पीटीआई मुतहदा जो इस वक्त अपोजिशन है वो कामयाब हो जाती है। तो आइंदा जो इलेक्शन होने हैं उसमें अगर परवेज़ इलाही यहाँ पे होते हैं वज़ीर आला के तौर पे, तो पीटीआई को फ़ायदा होगा इलेक्शन में इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ से। डेफिनेटली परवेज़ इलाही एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है, पॉलिटिक्स भी जानते हैं। अगर तो वो जेल हो गए पीटीआई के साथ तो फिर तो पीटीआई को फायदा होगा, और अगर जेल ना हुए तो फिर उतना ही नुकसान भी होगा, क्योंकि आपस का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल पड़ेगा। और इमरान खान अगर ताकतवर पर्सनैलिटी है तो परवेज़ इलाही भी कम ताकतवर पर्सनैलिटी नहीं है, फिर ये पर्सनैलिटी क्लैश भी शुरू हो सकता है। तो देखना यह है कि इमरान खान ने जो माजी में तजर्बा किया कि उन्होंने हमेशा कमज़ोर शख्सियात को चीफ मिनिस्टर बनाया, चाहे वो पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे आज़ाद कश्मीर हो। तो अब ये नया तजर्बा जिसमें एक ताकतवर चीफ मिनिस्टर होगा, इसके साथ इमरान कैसे ओहदा बरा होते हैं। और दूसरी सबसे पहली बात यह है कि क्या इमरान खान तहरीक-ए-इत्तेहाद से सर्वाइव भी करते हैं कि नहीं। अगर वो सर्वाइव करेंगे तो तभी पंजाब में भी तब्दीली आएगी, और अगर वो सर्वाइव ही नहीं करते और ऊपर तहरीक-ए-इत्तेहाद हो जाता है तो फिर पंजाब में भी चौधरी परवेज़ इलाही का चीफ मिनिस्टर बनना मुश्किल हो जाए। अच्छा सुहेल साहब, यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूँ। सुहेल वड़ैच साहब। जी हरमीत। जी। अच्छा वड़ैच साहब, अगर हम देखें तो जिस तरह आपने बात की कि अगर इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं तो तब कुछ चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें आदम एतमाद कामयाब हो जाती और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो ऐसे में कितना मुश्किल होगा परवेज़ इलाही को पंजाब चलाना और ये सारी चीज़ सिस्टम के साथ चलना। मेरा ख्याल है फिर तो वो चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकती, मेरा मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि ये जो तरीन ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, नून लीग बैठी है, ये सारे फिर उन्हें बनने नहीं देंगे। ये उनके चीफ मिनिस्टर बनने की चाबी इसी में है कि ऊपर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे। ठीक है सुहेल साहब, साथ ही रहिएगा। नासिर नकवी साहब आपको कोई सवाल करना चाहेंगे सुहेल वड़ैच साहब से? जी सुहेल साहब बात सीधी सी है कि तीसरी ताकत को भी तो याद रखें कि पंजाब की जो एक मजबूत ताकत है वो शहबाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नून है। तो उसकी मौजूदगी में जहाँ इनके बड़े प्यार मोहब्बत रोमांस चल रहा था अभी अपोजिशन के साथ सब जमातों का, और सारे जो थे लोग चौधरी बरादरान की तरफ से आ रहे थे, अगर चौधरी बरादरान क्या इतनी आसानी से ये फैसला कर लेंगे जबकि उनके घर में भी फसाद बरपा होंगे? जी यही मैं कह रहा हूँ। नाले पहली ज़रूरी बात यह है कि फेडरेशन पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रहेंगे तो परवेज़ इलाही रहेंगे, अगर इमरान खान ही ना रहे तो फिर तो नीचे भी तब्दीली आएगी, फिर नीचे भी चीफ मिनिस्टर कोई या एन का आएगा या कोई कॉम्प्रोमाइज आएगा। ऐसे में ये परवेज़ इलाही का जो फैसला है फिर ये एक बड़ा मुश्किल फैसला नहीं है कि उन्होंने एक जुआ खेला है, जबकि सेंटर में यानी अगर इस वक्त देखा जाए तो 70-30 तकरीबन चांसेस लगते हैं। 70 लगता है कि जैसे ऑपोजिशन कामयाब हो जाएगी, 30 मुझे तो लगता है कि हुकूमत शायद बचने में कामयाब हो जाए। तो परवेज़ इलाही ने बहुत जुआ नहीं खेला। जी परवेज़ इलाही ने जुआ इसलिए खेला है कि उनको ये लगता है कि अभी अपोजिशन ने भी उन्हें कोई खुलेआम चीफ मिनिस्ट्री का जो है वो पेशकश नहीं की थी, तो एक तरफ से पेशकश हो गई तो उन्होंने उस पेशकश को कबूल कर लिया, और अब वो ज़ाहिर पूरी एफर्ट करेंगे पहले फेडरल लेवल पर इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक-ए-इत्तेहाद है उसको नाकाम बनाने की, बाप के साथ मुज़ाकरात करेंगे, MKF के साथ मुज़ाकरात। इसमें कितने कामयाब होते हैं, अगर तो ये कामयाब हो गए
फिर तो उनकी चीफ मिनिस्ट्री भी जो है ना वो ठीक है, वो आ जाएगी। लेकिन अगर कामयाब ना हुए तो फिर चीफ मिनिस्ट्री जो है वो भी मुश्किल आ जाए, मुश्किल में उनका पड़ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ शूट अपना तजिया पेश कर रहे थे। नासिर नकवी साहब, ये हफ्ता तो थोड़ा मुश्किल है, अभी और भी बहुत कुछ होना है। आने वाला हफ्ता क्या प्रेडिक्शंस, क्या एनालिसिस, क्या लग रहा है, क्या होगा? देखें, हमारी सियासी दुनिया में, हमारी जमहूरियत में जो कंट्रोल जमहूरियत कहला रही थी, दुनिया हमसे जमहूरियत की डिमांड करती है, जो बड़ी ताकतें हैं वो कहती है जमहूरियत होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें, वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि बाहर से दबाव आ रहा है। अब वज़ीर-ए-आज़म ने जो फैसले बदले हैं मौजूदा आखिरी टेनोर में, उसमें आप ये देखें उनको भुट्टो याद आ गया, भुट्टो सानी बन गए, अपने सियासी नज़रियात की कुर्बानी दे दी उन्होंने परवेज़ इलाही नहीं। को फिर ला वो के। बिलावल सही कह रहा है ना कि बिलावल कह रहा है कि देख लें, सरप्राइज ये है कि आज भी भुट्टो जिंदा है। तो आपने भुट्टो की बात की। दूसरी तरफ आप गौर करें कि माजी में आप तो जानते हैं, ये तो छोटे हैं हम लोगों से, लेकिन आप जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब ताशकंद की बिल्ली थैले से नहीं निकाली और उस पर सियासत की कि अगर मैंने निकाला तो तूफ़ान हो जाएगा, सेम ये ख़त आ गया कि जी ख़त जो है वो मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, करूंगा, ये ख़त है। तो वो आगे उसी तरह ताशकंद की बिल्ली भुट्टो साहब फांसी चढ़ के लेकिन बाहर नहीं आई, थैले से बाहर नहीं आई, इसी तरह ये ख़त भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन बात सीधी सी है कि अगर इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि उनके लोगों को 20 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़ की ऑफ़र है, तो आज फिर वही मिस्र का बाजार लगा हुआ है कि जिसने कीमत देनी है वो कीमत दे रहे, गवर्नरी लेनी है, कीमत गवर्नरी है, कीमत वज़ारत आला है, कीमत कोई और चीज़ डिमांड है। और वो बहुत चीजें बेसिक कॉम्प्रोमाइज तो वो खुद भी यही कर रहे हैं, वो खुद भी यही करने लगे हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है। जी हरमीत। अच्छा नकवी साहब, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं तो ऐसे में वज़ीर आला परवेज़ इलाही अगर वो बनने की ऑलरेडी नॉमिनेट भी हो गए हैं, तो ऐसे में जहांगीर तरीन और अलीम खान का ये जो फैक्टर है, क्या ये नुकसान दे सकता है परवेज़ इलाही को? क्या यहाँ पे कुछ मैंने पहले भी कहा कुछ स्मूथ पिच तैयार होगी? हमीद साहब, मैंने पहले भी कहा कि परवेज़ इलाही का वज़ीर आला बनना अभी इतना आसान काम नहीं है। अभी उनकी सियासी बसीरत का भी इम्तिहान है कि क्या अपोजिशन में या असम्बली में, क्योंकि असम्बली फ्लोर पे हमेशा ये माजी में अगर देखें तो मंजूर भुट्टो जो है वज़ीर आला बने थे तो किस तरह बने थे, उनके पास भी सीटें कम थी। आरिफ नकई बने तो किस तरह बने थे, अख्तर वरीओ मजबूत थे, उन्होंने धमकी दी बेनज़ीर को और आरिफ नकई अचानक बन गए, वरना मखदूम अल्ताफ़ बन रहे थे वज़ीर आला पंजाब। तो अभी बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे। क्यों? ये बात याद रखें कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं है। आज देख लें आप, पहले दिन से वज़ीर आला के वो उम्मीदवार हैं, उन्होंने कौमी असम्बली की सीट छोड़ी थी और पंजाब असम्बली में आए थे, तो वो स्पीकर बनने नहीं आए थे। जैसा मैंने पहले कहा, वो वज़ीर आला ही बनने आए थे, अब भी वो वज़ीर आला ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ये उनकी सियासी बसीरत क्या कि अपोजिशन से कितने उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर कोई बुरा वक्त आएगा तो अपोजिशन से क्या फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? आप ये कह रहे हैं फैसला शहबाज शरीफ भी उन्हें ऑफर दे चुके थे, उन्होंने भी उनको तस्लीम कर लिया। ये सियासी उतार चढ़ाव है। अच्छा, सियासी उतार चढ़ाव के साथ साथ अगर हम देखें तो बाप की जानिब से कल बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया गया कि हम ऑपोजिशन का साथ देंगे। सिर्फ एक है जिन्होंने कहा कि जुबैदा जलाल साहिबा ने। इसके अलावा अगर हम देखें MQM ने अभी कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया, वो अपोजिशन से भी मुलाकातें कर रहे हैं, उनके राब्ते हुकूमत के साथ भी जारी हैं। अभी इस तमाम तर सिनेरियो में जो हुकूमत की जानिब से एक पेशकश की गई, आपको एक और वजारत देंगे, आपके दफातर भी खोलेंगे, आपको क्या लगता है इस वक्त पोजीशन क्या है MQM की और वो किसका साथ देंगे? बार्गेनिंग पोजीशन है, फैसला कौन पोजीशन उनके हाथ में है, जहां से जबरदस्त ऑफर आ गई, उससे वो खेलेंगे। एक तो गवर्नरशिप मांगते हैं सिंध की, उससे वो खेलेंगे। वज़ारत उस्मा ना मांग ले कहीं के वज़ीर आज़म हमारा, मजाक में ऐसे कह रहा हूँ मैं। जो हालात हैं, जो अक्सरियत है वो पीपल्स पार्टी की है, उसे तरजीह तोड़ नहीं सके। अब अगली बात ये है कि देखें, शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि आखिरी गेंद तक इमरान खान खेलेगा, तो ये गलतफहमी है या खुशफहमी है। हर शख्स आखिरी गेंद तक खेलने को तैयार है, MQM भी। आप ये सोचें कि काफ लीग ने कितनी दफ़ा लोगों से मुज़ाकरात किए, हुकूमत से भी, इधर भी, और उन्होंने कहा हम मिल के फैसला करेंगे, बाद में करेंगे। अब ये जो तारिक बशीर चीमा बाहर आए, सबसे पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। ये परवेज़ इलाही या चौधरी बरादरान के ख़ास आदमी है, यानी बड़े ख़ास आदमी है, उसने इस्तीफा देके सामने, तो ये भी एक प्रेशर है। अच्छा, मैं एक सवाल, क्या हालात बन रहे हैं, मैं एक बात की थी उसको दोबारा क्लियर और आप ज़रा कर लेते हैं। मतलब मैं कल जो उसके तारिक बशीर चीमा के मुख्तलिफ जगहों में इंटरव्यू में देख रहा था रात को, तो एक जगह तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा,
उसके बाद लेट नाइट जिस वक्त वो मून सलाई वगैरह के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के हक में वोट नहीं दूंगा, जिसका मतलब उन्होंने खिलाफ वोट वाली बात। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो उस दिन जाए ही ना, गायब हो जाए। मतलब सब कुछ हो सकता है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। यहाँ आप देखें अभी भी जो कल जो हुई है, मतलब तहरीक पे जब वोटिंग हुई है तो 161 161 थे, पहले 162 का ऐलान हुआ, फिर 161 का आ गया। उसमें भी कई लोग जो मुकम्मल तौर पे अपोजिशन के साथ हैं वो वहाँ नहीं थे। बिल्कुल। तो लोग अपने सेव करते हैं, फेस को सेव करने के। बट अभी भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सी चीजें हमारे सामने रिवील होंगी और बहुत कुछ कहना काबिल इस वक्त। अभी सिर्फ महज कयास आई हैं, बट थैंक यू सो मच नासिर साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। बस अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। खून जो कि हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का एक बॉडी फ्लूइड है जिसके बहुत से काम हैं, जिसमें मेजर काम अगर हम देखें सो हमारी बॉडी के ही अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को टू अदर ऑर्गन्स ट्रांसफ़र करना, ये एक बहुत मेजर रोल है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग है और हमारी खूबसूरती का भी बाय द वे इन्हिसार बहुत ज़्यादा खून पर होता है। बट जब जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है तो ये बहुत सी दीगर बीमारियों का सबब भी बनती है। नॉर्मली अगर हम ये चीज़ देखें तो ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है और स्पेशली अगर हम प्रेगनेंसी फेज़ में देखें तो ये चीज़ थोड़ी सी इंटेंसिफाई कर जाती है। बट व्हाट आर द रीज़न्स, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, आज उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आगे चलकर हेमेटोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगे। बट अगर हम ओवरकम करने की जहाँ तक बात करें तो आयरन सप्लीमेंट्स हैं, इसके साथ साथ खुराक का बहुत ज़्यादा दारोमदार है अगर खून की कमी को अवॉइड करना हो। बट जब हमारे साथ हेमेटोलॉजिस्ट होंगे तो आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस दिमाग में, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि फॉलिक एसिड कहते हैं कि कम हो अगर जिस्म में, तो आयरन की कमी होती है और उसकी वजह से आदमी थकान का शिकार रहता है, आदमी को काहली होगी, उसका दिल नहीं लगेगा कोई काम करने के लिए, ज़हनी तौर पे थकावट उसको महसूस होगी। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा जी ट्रिगर करते हैं। सर अभी हमारे साथ हेमेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर साकिब अंसारी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो यही बात कि व्हाट आर द मेन कॉजेज एंड द रीजंस अपार्ट फ्रॉम दिस, खवातीन में हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्यों देखते हैं, स्पेशली अगर हम प्रेगनेंसी फेज में देखें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि डिफरेंट एजेस और डिफरेंट ग्रुप्स में एनीमिया के मुख्तलिफ वजूहात होती हैं और जाहिर सी बात है कि हम बच्चों से ही शुरू करेंगे क्योंकि बच्चे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है और आधे के करीब आवाम हमारी, आधे के करीब कौम हमारी बच्चे हैं। बच्चों में पेट में कीड़ों का होना, बच्चों में खुराक का बैलेंस ना होना और बच्चों में मतलब सही ग़िज़ा सही वक्त पे सही उम्र में ना मिलना, ये वो ख़ास वजूहात हैं जो बच्चों के अंदर ना सिर्फ ये कि खून की कमी करती हैं बल्कि आयरन, फोलेट और B12 जैसे भी आप फरमा रहे थे, इसकी कमी की वजह से दिमाग में जहानत की भी कमी हो जाती है, जैसे कि आयोडीन की कमी से, B12 की, फोलेट की कमी से। और वो जहानत की कमी आपको बड़े होने तक नज़र आ रही है, इस्लामाबाद से लेके कराची तक। तो अगर बैलेंस डाइट दी जाए और अगर बच्चों को, अच्छा देखिए, हमसे माँ बाप कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पास कहाँ पैसे हैं, हमारे तो तनख्वाह नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं। अरे बाबा, आपसे खजूर की बात कर रहे हैं, खजूर तो पड़ी होती हैं बागों में। हमारे मुल्क में इतनी सस्ती खजूर है कि आयरन और न्यूट्रिशन की बेस्ट सोर्स है खजूर। तो अच्छा। खजूर खा के आपने पूरी दुनिया पे हुकूमत नहीं की। सस्ता सेब जब मौसम, अच्छा खुशकिस्मती ऐसी है, हर मौसम का फल मौसम में आपको सस्ता मिल जाता है। सेब वाफिर मिकदार में सस्ता मिल जाता है, भले वो लो क्वालिटी में आयरन तो होगा ना, खराब ना हो, बासी ना हो। तो बच्चों में न्यूट्रिशनल बैलेंस ना होना, न्यूट्रिशनल बैलेंस के हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि जी बहुत महंगी और कीमती चीज़ें खिलाएं, आम सी चीज़ें। और गाय का गोश्त बकरीद की बरकत से हर एक तक पहुंच जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो भी आपने कॉजेज बताए हैं, अगर हम खवातीन का जिक्र करें या थोड़े से एल्डरली ग्रुप की तरफ आ जाएं, उनमें भी यही कॉजेज होते हैं, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस और जो आप बाकी चीज़ें बता रहे हैं? जी, मैं इसलिए स्टेप वाइज आगे बढ़ा था। एक जो बच्चियाँ हैं हमारी, मेरी अपनी बेटी भी मैट्रिक इंटर में है। अब उनका मामला ये है, बच्चियों ने नहीं गाय का गोश्त नहीं खाना। हमारी, आप यकीन जानिए, मुर्गी से झगड़ा है और गाय से, बकरे से, रेड मीट से हमारी दोस्ती है। रेड मीट में B12 भी ज़्यादा अच्छा है, फोलेट भी है, आयरन भी है। और मेरे पास मैट्रिक इंटर की बच्चियाँ 4 हीमोग्लोबिन, कैन यू इमेजिन,
5 हीमोग्लोबिन करके वो आ रही होती हैं, और उन्होंने मोटा नहीं होना है, दुबला होना है। हमारे मेडिकल में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है मेडिकल दिमागी कंडीशन की, कि दुबला लगने की ये लड़कियां खाती पीती नहीं, खा पी लें तो उल्टी करने की कोशिश करती हैं, एनोरेक्सिया नर्वोजम कहते हैं, दे वांट टू लुक स्मार्ट। अब उस चक्कर में वो चुड़ैल हो जाती हैं। मैं आपके मीडिया के जरिए पहुंचाना चाहता हूँ अपनी बच्चियों तक ये बात, कि बाल झड़ रहे हैं, बाल उखड़े में हैं, स्किन खराब हो रही है, कहीं से उनकी खूबसूरती रहती ही नहीं है। जबकि खाती पीती बच्चियां अच्छी लगती हैं, उनका अखलाक भी अच्छा होता है, उनका मिजाज भी अच्छा होता है, उनकी शक्ल सूरत भी अच्छी होती है, उनकी जिंदगी भी अच्छी होती है, और एक सेहतमंद लड़की ही एक सेहतमंद औलाद को जन्म देगी। मैं आप लोग मुझसे एग्री करेंगे इस बात। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि ये जो खून की कमी है, अच्छा, इसके असरात जो आ रहे हैं कि जिस्म के ऊपर होते हैं, दिमाग के ऊपर होते हैं, और आदमी सुस्ती काहली महसूस करता है, तो ये तासुरात सुबह उठने के वक्त होते हैं, पूरा दिन होते हैं, कब तक मतलब इसका पता चलता है आदमी को? जी, जाहिर सी बात है कि सच ये है कि सुबह उठते हुए भी होते हैं, मगर अगर आप थ्योरेटिकली देखें, ये मेरी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है अपने मरीजों में, थ्योरेटिकली तो जाहिर है आपके अंदर खून की कमी है। जैसे जैसे आप काम ज्यादा करेंगे, आपका 5-6 हीमोग्लोबिन एक्सर्शन होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, आंखों के आगे चक्कर आएंगे, गिर जाएंगे। हम मेडिकल कॉलेज में थे तो पीछे से आवाजें आती थी धड़ करके, तो बोला कोई खातून गिर गई। नाश्ता करने को तो रवाज ही नहीं है। जो मेरी बेटी बहन आपके साथ बैठी है, इससे पूछिए नाश्ता करके आई है? हाँ जी, करके आई। अभी आप बात कर रहे थे ना, and I was like smiling, मेरा दिल कर रहा था मैं आपसे कहूँ, जो आप बातें कह रहे हैं ना, मैं वो नहीं हूँ कि डाइट करना और ये तो तो देख person to person अच्छा डॉक्टर साहब जिस तरह हम बात करते हैं, जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बड़ी ऐसी सूरत हाल है कि 54% जो है पाकिस्तान में खून की कमी जो है पाई जाती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसी फैमिली, क्योंकि एक तरफ तो आपने गुर्बत की बात की कि चलो खजूर खाया जाए, लेकिन हम ऐसी फैमिलीज को भी जानते हैं, देखते भी हैं कि वो अपर फैमिली से हैं, अच्छा खासा पैसा उनके पास होता है, लेकिन वहां पे भी हमने खून की कमियों में मुब्तला जो है लोग देखें। क्या उसकी वजूहत ये तो नहीं होती कि फास्ट फूड हो गया, आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट्स हो गए, ये चीजें भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं? जी, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। ये मैंने लिख के रखा था, ये मैंने खास तौर पे मैंने ये जुमला जो अल्फाज आपने कहे लिख के रखे थे कि और ये मत हरगिज़ समझिएगा कि गुर्बत ही कैसे ताल्लुक है, और अच्छे खासे खाते पीते घरानों में आपके पास, जैसे आपको तजुर्बा है कि रात के 1 बजे बेल बज, आपके मोबाइल पर, उनको नहीं पता कि अब्बा का मोबाइल है, KFC वाले के पास या किसी भी उसके पास फास्ट फूड वाले के पास, अब वो फोन करते हैं बर्गर लेके बाहर खड़े हुए, चिकन बर्गर लेके। तो वो जो माहौल बना हुआ है इस वक्त हमारे, और कोविड ने एक और तोहफा दे दिया, पूरी रात इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो यस, जो बड़ा तबका है उसमें ये मसला इक्वली बराबर है, बिल्कुल, जितना गरीब तबके में उतने ही अमीर तबके में उतने ही एनीमिया के साथ। बिल्कुल, रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड भी जो है वो भी इसको ट्रिगर कर सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि सिम्टम्स इनिशियली क्या होते हैं? कॉजेस तो आपने बता दिए, सिम्टम्स क्या हैं? अगर कोई शख्स या कोई खातून या कोई बच्चा खून की कमी का शिकार है, फैटीग आपने बताया, वीकनेस बताया, पेल स्किन होगी, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिससे हम जज कर सकते हैं? देखिए, एक तो खुशी की बात है, हमारी जिंदगी कोविड ने बहुत आसान कर दी। ये मीडिया के एंकर पर्सन जो है ना, उनको डॉक्टरी का सब पता चल गया, जो हमें बताना होता है वो पहले ही बता देते हैं, माशाल्लाह। तो मेडिकल एजुकेशन जो है हमारी मीडिया में बहुत अच्छी हो गई है। जो वेस्ट में हम देखते थे, जो इंग्लैंड में हम जब पढ़ते थे, तो देखते थे कि एक सिग्निफिकेंट सेगमेंट होता था जो हेल्थ के ऊपर हम उनका मीडिया कवर करता था। अच्छा, देखिए, एक चीज है कि मैं उसको कवर करता जाऊँ कि जब एनीमिक मदर होगी और ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लीड करेगी, तो मैटरनल मोर्टेलिटी और इम्यूनेट मोर्टेलिटी बढ़ेगी, और ये हो रहा है। पाकिस्तान, बदकिस्मती से हम बहुत ही पैट्रियोटिक पाकिस्तानी और कभी भी पाकिस्तान की बुराई नहीं सुनते, मगर हमें ये बात बताने में बड़ी शर्म आ रही है कि आज भी दुनिया के उन लीडिंग कंट्रीज में है कि जहाँ बच्चों को जन्म देते हुए माँ हमारा साथ छोड़ जाती है, अपने एक न्यूबॉर्न को छोड़ के, या अल्लाह न करे कभी बच्चा भी चला जाता है, कि जब आप एनीमिक होंगे, आपका 7 हीमोग्लोबिन होगा, 8 हीमोग्लोबिन होगा, तो आपके अंदर तो रिजर्व ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। जैसे ही आपने बच्चे की डिलीवरी के बाद थोड़ा सा एक्सेस ब्लीड किया, आप कार्डियक फेलियर, शॉक में गए और दुनिया से चले गए। और फिर उसके बाद बुजुर्गों में आ जाइए, तो डेंटिस्ट्री अभी हमारी बहुत ही इनिशियल फेज में, डेंटल डॉक्टर्स अभी डेवलप नहीं है, उनके दांत अच्छे नहीं होते तो गोश्त नहीं खाती, खाना नहीं खाती हमारी अम्मियाँ, हमारी सास साहिबा, हमारे खानदान वाले बुजुर्ग। अब क्या हुआ कि जी उनके अंदर खून की कमी होनी शुरू हो गई। तो भाई, आपकी इसका ब्यूटिफिकेशन या कॉस्मेटिक तो चले होना ही चाहिए, क्यों है, बुजुर्ग हैं तो क्या कॉस्मेटिक नहीं करेंगे? अच्छा, उसके बाद ऑन द टॉप आपकी न्यूट्रिशनली आप कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, आपका खून कम हो रहा है। ब्लड इज नेवर अ सेफ मेडिसिन, ब्लड कभी भी सेफ नहीं है। अल्लाह ने कहा ब्लड लगता है, उससे कोई हेपेटाइटिस B, C, HIV आपको, ब्लड क्यों लगाए हम आपको?
सिर्फ एक दांत आपके पीछे के चबाने वाले नहीं है इसलिए। तो इस तरह से हमने तमाम एजेस में एनीमिया के कॉजेज डिस्कस कर लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बात की है, एक यहाँ पर आपसे यही बात पूछना चाहूँगी, बहुत सी मैंने ऐसे ख़वातीन देखी हैं जो पहले एनीमिक नहीं थी, ब्लड भी बिल्कुल ठीक था, कोई डेफिशिएंसी नहीं थी, बट वंस दे गेट प्रेग्नेंट तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत ख़राब हो गया, फिर प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम भी बहुत से इश्यूज आए। ये क्या रीज़न है कि पहले ठीक और फिर बाद में उस फेज़ में आके, इसके रीजंस बताएं और साथ फिर इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको ठीक रखने के लिए, हीमोग्लोबिन लेवल बैलेंस रखने के लिए क्या किया जाए? जी देखिए, पहले तो मैं लाइटर मूड में एक बात बताऊंगा। मेरे क्लिनिक में बहुत प्रेग्नेंट खवातीन आती हैं एनीमिया के साथ, जिनका खून कम होता है, भेजा जाता है। तो मैं उसकी सही करने की ये आप मुझसे एग्री करेंगे जो यहाँ हजरात बैठे हुए हैं कि उसके एनीमिया ठीक करने की जो इम्पोर्टेंट तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम शौहर अपने हाथ से दवा दें रात को अपनी बीवी को। अच्छा, ठीक है, तब तो वो काम करेगी और उसको प्रेगनेंसी में एनीमिया नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं ये दे रहा हूँ। अच्छा, ये 99% नहीं होता, और अगर ये होने लग जाए, शौहर ऐसा होने लग जाए तो घरों में लड़ाइयाँ डल जाए डॉक्टर साहब। तो अगेन देखिए, प्रेगनेंसी है तो खजूर ला के दें बेगम को। पीछे वाले दरवाजे से मिल्क शेक ले आइए आप खजूर का, तो वो भी अच्छा है। आप बर्गर, बीफ बर्गर ला के दें किसी तरह उसको, जरूरी नहीं है कि वही वाली। और अगर बेगम को शुगर हो तो सर फिर क्या किया जाए? नहीं हरमीत, मेन बात पीछे वाला दरवाजा, आप पहुंचे नहीं वहां तक। सासों को एतराज होता है ना। नहीं वही ना, अगर मीठा ज्यादा हो और बेगम को शुगर हो तो फिर क्या किया जाए? पीछे वाला दरवाजा भी फायदे का फिर साबित तो नहीं होगा ना। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब आपने खजूर की, ये वो शौहर है जो अम्मा के कहने पे बेगम को नहीं लाके देते बर्गर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, खजूर आप जिक्र बार बार आपने किया है, कितने खजूर दिन में खानी चाहिए? 2-3 सर, 2-3। 2-3 बस? अच्छा, सर्दी हो या गर्मी हो, इस चीज़ का उससे कोई ताल्लुक नहीं, बट नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर एक टिपिकल मेंटालिटी तासीर से उसको लिंक किया जाता है। तासीर गर्म होती है, बहुत गर्मी में नहीं खानी, प्यास लगेगी। सो इस पर आप क्या कहेंगे? मेडिकल डॉक्टर इसको बिल्कुल नहीं मानती। आप जानती हैं कि खजूर आती ही गर्मियों में, जब जितनी शदीद गर्मी होती है उतनी अच्छी खजूर आती है। और मैं बिल्कुल से एग्री। ठंडा गर्म खुदा की ये भी। अच्छा सर, हम लास्ट सवाल, कोई कमेंट चाहेंगे? हमारे पास वक्त मुख्तसर है, ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएं। फूड आयरन सप्लीमेंट्स कितने मैटर करते हैं, कौन कौन से लेने चाहिए जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर हम भी घर में इस्तेमाल कर सकते हैं? नॉर्मली खवातीन सर्बिक्स और ये चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, मल्टीविटामिन्स वगैरह, वो क्विकली बता दें कौन कौन से सप्लीमेंट्स, फूड चॉइसेस क्या होनी चाहिए, प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ आपने कब जाना है? क्विकली सर। जी जल्दी से। पहली बात ये कि हम बिल्कुल यकीन नहीं रखते दवाइयों पे। हम डॉक्टर हैं मगर हम कहते हैं खुदा के लिए दवाइयों से बचिए और ये खुराक पे तवज्जो दीजिए। फॉल्स फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है। बच्चे को एक शरबत पिला दिया ना, अब जाके सो जाएंगी, शरबत पिला दिया ताकत का, दूध का डब्बा दे दिया ना, अब भाई हलवे बनाओ, तो भाई खजूर के हलवे बनाओ, बादाम के हलवे बनाओ, उसको तो आपने वो शरबत पिला दिया और आप खुशी से जाके सो गई। द सेम वे, जैसी आपकी शादी होती है वहां पे शादी के बाद आप रजिस्टर हो जाते हैं कि किसी वक्त भी आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। आपके पास तो तीसरे चौथे महीने में प्रेगनेंसी का पता लगता है। वो जो फीटस बन रहा होता है, जिस वक्त आपको भी पता ही नहीं होता, उस वक्त तो ब्रेन बन रहा होता है बच्चे का, उस वक्त तो उसकी जहानत और उसकी चीजें बन रही होती है। तो शादी के बाद ही आपको अपनी ये मल्टीविटामिन्स लेना शुरू करनी चाहिए। लड़कियों को, बच्चों को खुराक पे तवज्जो देनी चाहिए, और बुजुर्गों को तो लाजमी 40-50 साल के बाद आपको मल्टीविटामिन कोई भी ले लें, विटामिन डी, कैल्शियम लें, मगर प्लीज खुराक का रद्दोबदल कुछ नहीं है। गोरा कहता है डू व्हाट योर ग्रैंडफादर यूज्ड टू डू। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत मैं ख्याल में एक ब्रेक की तरफ चलें अब। हाँ, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपके बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम वादी सवात का जिक्र करें तो ये वो वादी है जहाँ पर पढ़ाई के मौके, वाक़ई एजुकेशन के मौके उस तरह से नहीं थे और अब भी नहीं है। कुछ अर्सा पहले तक अगर हम देखें तो पढ़ाई का रुझान वैसे ही नहीं था, मौके वैसे ही नहीं थे, इंस्टीट्यूट वैसे ही नहीं थे। और स्पेशली अगर हम ख़वातीन की एजुकेशन को लेकर बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उस पर थी, जिसकी एग्जांपल हमारे सामने अगर हम देखें मलाला यूसुफजई की सूरत में है। शी वांटेड टू प्रोमोट एजुकेशन देयर, और फिर जिस तरह से तालिबान की जानिब से उनको निशाना बनाया गया। अब चीज़ें बदल रही हैं, हालात बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं और ऐसे में बहुत से मौके वहाँ पर आना शुरू हो गए हैं।
बहुत सी ख़वातीन पढ़ रही हैं, बट ऐसे में आज जिस खातून से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, शी इज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड और अपना सॉफ्टवेयर हाउस चला रही हैं, एकेडमी चला रही हैं, मुख्तलिफ़ ख़वातीन को सॉफ्टवेयर के हवाले से, वेब डेवलपमेंट के हवाले से ट्रेनिंग दे रही हैं और एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रही हैं, ऑनलाइन पैसे भी कमा रही हैं। सो हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर अनम अजलान। अनम, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो एंड वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स जो आप कर रही हैं अपने लिए भी और अपने इलाके के लिए भी। सबसे पहला मेरा यही सवाल कि हाउ डिड यू गेट इनटू दिस फील्ड? बहुत ही डिफरेंट है, ख़वातीन इसमें बहुत कम आती हैं। एवरीवन, ऐसा है कि यहाँ पे मतलब मेरी जो इनिशियल एजुकेशन थी मैंने सवात से गेन की। बाकी फिर मैं अपनी मैट्रिक के बाद में पेशावर चली गई एफएससी करने के लिए, पीएफ कॉलेज में हुई। फिर उसके बाद ऐसा था कि मैंने वहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट आए थे, मैंने वहाँ पे स्कॉलरशिप, तो उसके बाद फिर मैं दुबई चली गई स्कॉलरशिप बेस पे दुबई। वहाँ पे मैं डीपीटी करने गई थी, लेकिन जहाँ पे मैंने अपने पास ही मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के पास मैंने एक इलाका देखा जहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस बना था। मैं चली गई, मुझे आईटी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैं चली गई वहाँ पे। मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब हो क्या रहा है, ऐसा क्या है कि यहाँ पे फीमेल्स भी आई हैं, मेल्स भी आए हैं, पता नहीं कैसे कमा रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो मैं जब वहाँ गई मैंने अपनी वहाँ ज्वाइनिंग की, फिर वहाँ से मैंने आईटी के कोर्सेज किए। जब आईटी के कोर्सेज मेरे मुकम्मल हुए, उसके बाद उन्होंने मुझे जॉब दी, तो जॉब मुझे वहाँ पे लगी 4 लाख पे। तो फिर मैं यहाँ पे वापस आ गई सवात। तो सवात में जब आई तो मैंने इस्लामाबाद के लिए अप्लाई कर दिया। वहाँ पे 2 कंपनीज में मेरी जॉब लग गई। पहले तो मैं सैलरी बेसिस पे थी, लेकिन फिर उन्होंने जब मेरे स्किल्स को देखा कि ये कर सकती है, और मैं नहीं बल्कि सब लड़कियाँ ये कर सकती है, तो ऐसा था कि जैसे मैंने उनको देखा तो उन्होंने मेरे साथ पार्टनरशिप के लिए मुझे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करें। तो फिर इस्लामाबाद में मैंने 2 कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर ली। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इस्लामाबाद में इतनी वो कर रही हूँ, इतनी अवेयरनेस वहाँ ला रही हूँ, इतनी एफर्ट्स वहाँ पे कर रही हूँ, तो अगर ये एफर्ट्स मैं अपने सवात में करूँ तो सवात को मैं जस्ट लाइक इस्लामाबाद बना सकती हूँ। तो इस बेस पे मैं सवात आई और मैंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी एंड एकेडमी खोली, परफेक्ट IT एक्सपर्ट के नाम से। अना, बहुत ही ज़्यादा आपका काम ऐसा है जिसको शानदार कहा जाए। ये हमारे हरमीत का ताल्लुक भी आप ही के इलाके से है और ये भी जानते हैं कि वहाँ पे कितनी मुश्किलात हैं। तो हरमीत, ओवर टू यू। आप जानते हैं हालात बहुत वहाँ पे। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह रोमा ने बात की कि इनिशियल बहुत सारे सूरत-ए-हाल इस किस्म की थी कि वस्त थी एजुकेशन में, लेकिन सवात के जो लोग हैं प्रॉपरली एजुकेशन में ख़वातीन के हवाले से काफ़ी वो ख़वातीन को तरजीह भी देते हैं। अच्छा अनम, मेरा सवाल ये आपसे है कि हमने जो फुटेज हम देख रहे हैं तो उसमें जो है स्टूडेंट्स में मर्द हजरात भी हैं, उसमें बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स हमें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन आपको देख के सवात की जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हमारी जो बहनें हैं, उनका क्या रुझान है? क्या वो भी आपको देख के वो मोटिवेट हो रही हैं? क्या वो भी आ रही हैं कि भैया हमने भी कुछ सीखना है, आपसे सीखना है, या जिधर भी जाके लेकिन सीखना ज़रूर है, इस तरफ आना है? एक्चुअली मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है कि सवात में अवेयरनेस नहीं है, फीमेल्स को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन देखिए इस्लाम में तो सबको एक ही सबको राइट तो एक ही तरह ना है। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे तो आप बच्चियों को भी साथ पढ़ाएं। मेरी तो यही राय है कि सवात फॉरवर्ड लेके जाओ, अपनी फीमेल्स को मैं इतने आगे लेके जाऊं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, अपनी खुद मुख्तार रहे। जैसे कि मैं आई तो सारी लड़कियां ऐसे आ सकती है और इस तरह इंडिपेंडेंट बन सकती है। अच्छा जी सर जी अनम, ये बताओ कि जैसे आपने बताया कि लड़कियों के अंदर मोटिवेशन नहीं है, क्या उनके घर वालों के अंदर भी ऐसी मोटिवेशन नहीं है? माँ बाप के अंदर आगाही नहीं है जो लड़कियों को इस तरफ नहीं आने देते, या वहाँ का सिस्टम ऐसा है जहाँ पे बच्चियों की तालीम की तरफ तो जो अब हरमीत तो बहुत पुरजोश हैं, वो समझते हैं कि वहाँ तालीम लड़कियों को प्रेफर किया जाता है, तो क्या अभी तक आपको रुकावट लगती है ऐसे मामलात में? अफसोस है मुझे इस बात पे, लेकिन ऐसा है कि कुछ घरों में अगर बच्चों को इजाजत भी है तो उनमें अवेयरनेस ही नहीं है, उनको इस फील्ड की समझ ही नहीं है। वो कहते हैं भाई ऑनलाइन आप कैसे पैसे कमा रहे हो, ऑनलाइन आप एप्लीकेशंस बना के या कोई आईटी फील्ड या सॉफ्टवेयर कंपनी से आप किस तरह के पैसे कमाते हो। तो मतलब ये अवेयरनेस में ला के रहूंगी। मैं कोशिश मेरी इतनी है कि मैं सबको गाइड कर सकूं और मैं ये सबको इन्फॉर्म कर सकूं कि आप आए। मुझे मेल्स का कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद फीमेल हूँ, मैं फीमेल को आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो पेरेंट्स से भी मेरी दरख्वास्त। अच्छा अनम, मुझे आपकी जिस तरह के मुझे राइट मिला है मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी फैमिली के सपोर्ट की तरफ से, तो मैं यहाँ तक पहुंची मेरी अपनी फैमिली की वजह से।
ठीक है अनम, यहाँ पर आपने अभी जो अवेयरनेस की बात की है, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी। आपका भी ताल्लुक उसी इलाके से है, आप भी वहाँ की खातून हैं, आपको इतनी अवेयरनेस कहाँ से मिली? और आप बहुत कुछ अभी कर रही हैं, सपोर्ट सिस्टम, फैमिली सपोर्ट सिस्टम था, आपको किसने इतनी अवेयरनेस और मतलब बाशऊर बनाया? हाँ मैम, इस तरह है कि मैं पहले ही मैं आपको बता चुकी कि मुझे मतलब इनिशियल तालीम जो मेरी पहले इब्तिदाई तालीम मेरी यही सवात से ही थी। फिर मैं पेशावर चली गई। मैंने आपको कहा कि मैं डिप्यूटी फील्ड में थी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी। उसके 2 सेमेस्टर मैंने क्लियर किए। मैं वहीं पे मतलब मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी। लेकिन जब मैंने कंपनीज को देखा कि आइंदा हमारी नस्ल जो है सबको इस चीज़ की ज़रूरत है और सबको इसी फील्ड में आना चाहिए, तो तभी मुझे वहाँ से ये आइडिया मिला कि क्यों ना मुझे यही फील्ड करनी चाहिए, क्यों ना मैं अपने सवाल को इतना फॉरवर्ड लेके जाऊं कि जस्ट लाइक वो इस्लामाबाद ही हो जाए। तो इसमें आपकी अपनी एक विल भी शामिल थी, फिर सपोर्ट सिस्टम, यानी वहाँ का जो माहौल है, और इवन आज भी अगर हम देखें तो वहाँ का जो माहौल है, एक खातून का एजुकेशन हासिल करना बहुत मुश्किल है, फिर उसका दूसरे शहर जाना और फिर दूसरे शहर से एक मुल्क में दूसरे चले जाना, तो इसके लिए फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि आपको मिला। जी, यही मैं आपसे बात कर रही थी। अच्छा, अभी जिस तरह से आप बात कर रही हैं, आपने अपनी अनम बात करने का मकसद ये है रोमा का कि ज्यादा सपोर्ट किसका हासिल था? वालिद साहब का ज्यादा सपोर्ट था, अम्मी का था, किसका ज्यादा? क्योंकि हम देखते हैं कि उमूमन हमारे जो एरिया है, सवात है या शांगला या दीगर जो इलाके, वहां पे कहीं ना कहीं मत हजरात जो है वो पाबंदियां जो है लगा देते हैं। तो आपको आपके किसने ज्यादा सपोर्ट दिया? मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है। मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि ये कुछ बने। मेरे अब्बू को इवन लोग बातें कर बताते थे कि मेरी फैमिली रिलेटिव्स जितने भी लोग थे वो कहते कि आप इस पे क्यों इस बच्ची पे कितना इतना वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, इसको इतनी तवज्जो ना दे, अपने बेटों को पढ़ाए, इसको क्यों पढ़ा रहे, इतना आगे भेजने की क्या जरूरत है, लोग क्या कहेंगे। मेरे अब्बू ने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी को लेके ही आके जाना है मैंने, और खासकर मेरी अम्मी। बिल्कुल वही फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बट थैंक यू सो मच अनम, आप हमारे साथ शो में मौजूद थी, आप करना चाहती हैं, अल्लाह ताला आपकी उसमें मदद भी करे। बहुत अच्छे कॉज के लिए भी काम कर रही हैं, और फिर एक इंडिपेंडेंट खातून, वो मेरे ख्याल में हर एक को ही होना चाहिए। मेरे ख्याल में एक रोल मॉडल बन जाती हैं अपने इलाके के लिए, और इनको देख के बहुत ही फैमिलीज और ऐसी होंगी जो ज़रूर इंस्पिरेशन लेंगी। और जैसे वो कह रही हैं कि अम्मी तो करती हैं, अब्बा ने भी किया, इनके वालिद ने भी इनको सपोर्ट किया, तो अल्लाह करे और भी पेरेंट्स इस तरह के हों, और भी वालिदैन इस तरह के हों, और भी वालिद इस तरह के हों कि जो अपनी बच्चियों को प्रमोट करने के लिए इतनी ही मेहनत करें। अभी एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी जिन मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सामने आपके मौजूद हैं, बट जब पहले हमारे पास आए थे तो मिस्टर पंजाब का टाइटल जीत कर आए थे, अब आए हैं तो मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल विन करके आए। और जब ये यहाँ पर आए तो मैंने कहा व्हाट वाज द क्राइटेरिया जो आपने टाइटल विन किया उसके लिए? उन्होंने कहा हैंडसम होना ज़रूरी है। तो मैंने कहा हैंडसम का क्या क्राइटेरिया? तो तब इन्होंने मुझे अपने मसल्स दिखाए एंड लिटरली आई गॉट स्केयर्ड, इतने फूले हुए मसल्स बस। बट एनीवेज बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, एंड ही इज़ द वन जिन्होंने ये टास्क लिया था कि आई विल मेक यू गो टू जिम या आई विल मेक यू स्मार्ट, और उसके बाद ये मेरे पीछे हैं और मैं मेरे बहाने हैं। बट थैंक यू सो मच। ये 3 दिन से जो आप कमिटमेंट कर रहे थे कि मैं शो पर आऊँगा, वो आप इसलिए नहीं आए क्योंकि ट्रॉफी बहुत भारी थी उठाने में? मैं एक्चुअली कराची में था, तो इस वजह से फिर मैं जैसे ही आया हूँ तो फिर मैंने। सर ये बताएं कितनी मेहनत लगी है इसको टाइटल को जीतने के लिए, क्योंकि कंपटीशन तो बड़ा सख्त होता है। सर जी ये वर्डिंग में तो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि सर इसके साथ जो फीलिंग जुड़ी हुई है ना सर वो थोड़ी सी एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है सर, ये मेरी ना 365 दिन की मेहनत है। अच्छा। और मैंने 365 दिन को डबल कर लें इसलिए कि मैंने पूरे साल में 2 टाइम मेहनत की है, सुबह भी और शाम को भी। ठीक है, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को दिए हैं। आफरीन ऐसे लोगों पर, अल्लाह की कसम। खुशी गमी धूप छाँव अंधेरी कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ अपना एक गोल था कि इसको अचीव करना है। ठीक है, यानी लोगों के माइंड में डेफिनेट सक्सेस की बहुत सारी मीनिंग्स हैं, खाने की भी हो सकते हैं ना, खाने के भी हो सकते हैं। उसमें सर ये है कि लोग लाइक मर्सिडीज़ है, घर है, चीज़ें हैं, पैसा है, दौलत है, शोहरत है। सर मेरी नज़र में जो आपका गोल अचीव होना है ये सबसे बड़ी सक्सेस है। और फिर आप जो एम लेके चले हैं, आज से 1 साल पहले जब मैं मास्टर मिस्टर पंजाब हुआ था, और उस वक्त मैंने आपसे शो किया था और मैंने बताया था कि 2022 में
इंशाल्लाह मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन है, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल सर वो पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत कम की है, अल्लाह की ज़ात ने रहमत ज़्यादा की है। तो सर आप लोगों की सबकी दुआओं से माशाल्लाह, ऑडियंस की दुआओं से अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी सक्सेस दी है, मतलब आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस माई। इसके लिए मेरे ख्याल में पैशन होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। पैशन होगा तो फिर अगले मराहिल। हरमीत आपको कोई हो रही है इंस्पिरेशन देख के? वैसे ही बहुत जिम जाता है बट ऐसा वाला काम करना। पाजी ने बात की कि 6 घंटे, हम तो बड़े मुश्किल से 2 घंटे ही जिम को दे दे तो बड़ी बात होती है, और हम तो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट ही दे दे तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं तो इनसे इनके मसल जो है अगर हो सकते तो मैं कहूँगा भैया थोड़े से उधार दे, I don't want to see। कमाल की बॉडी इन्होंने बनाई है। अच्छा पाजी, खुराक के बारे में बताइएगा, क्या खाते थे भाई? कमाल की आपने जिस तरह आप आए थे हमारे शो में, उसके बाद आप अचानक मिस्टर पाकिस्तान बन गए, तो कंपटीशन में कितने लोग थे? और साथ साथ ये बताइएगा कि आपकी जो रूटीन थी खुराक की, वो किस तरह आपने मेंटेन की थी सारी चीज़ों को? पाजी सबसे पहले तो जो कंपटीशन में लोग थे वो 350 लोग थे। 350? अच्छा। 350 कॉम्पिटिटर थे जिनमें कंपटीशन हुआ ये वाला। कराची में ये कंपटीशन हुआ है, WFF वालों ने करवाया है। ठीक है। और जहाँ तक खुराक की बात है तो इसके लिए खुराक एक आम बंदे से टोटली इंटायरली डिफरेंट है। यानी आपका पूरा कुनबा, पूरा घर जितनी खुराक माशाल्लाह से खाता है उतनी एक बंदा खाता है। ओह, ये मैंने आपको बड़े सिंपल वर्ड में बता दिया। अच्छा। ठीक है। तो अगर इसको एक्सप्लेन करूंगा तो शायद ये थोड़ा एग्जैजरेशन लगेगी, लेकिन सच यही है। तो उसके लिए पाजी फिर आपकी जो मेहनत है वो तो आप अनबिलीवेबल है, यानी आप छोड़ ही नहीं। ये बताएं कि एक पूरी फैमिली का खाना आप अकेले खाएं? नहीं, उसमें मुराद तो वो फिर खाने की चॉइसेस, फूड ऑप्शंस भी तो पता लगे ना, क्या है ऑप्शंस? देखिए बॉडी बिल्डिंग जो है मदर ऑफ स्पोर्ट्स है, और मैडम दुनिया की सबसे महंगी गेम ये है, क्योंकि इस गेम में सिर्फ सबसे महंगी आपकी खुराक है। आप कोई भी गेम खेल लें, क्रिकेट ले लें, दुनिया की कोई गेम ले लें, उसमें खुराक इतनी मैटर नहीं करती जितनी बॉडी बिल्डिंग में करती है। अच्छा। यानी एक पत्थर को तराशना बहुत इजी है, क्योंकि उसका कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी कारीगर हथौड़ी छेनी लेके उसको इंस्ट्रूमेंट दें और वो आपको 2, 4, 10, 20 घंटे में उसको तराश के दे देगा। लेकिन एक अल्लाह का बनाया हुआ एक मुजस्मा, एक खूबसूरत मुजस्मा जिसके अंदर वाटर भी है, मसल्स भी हैं, उसके अंदर ब्लड भी है, उसके अंदर बोन्स भी हैं, उसको तराशना सर ये अल्लाह का एक ख़ास इनाम है। उसके बाद जाके फिर आपको सक्सेस मिलती है। ठीक है। और आपकी उस टाइम की फीलिंग्स क्या थी? क्योंकि अभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जब आप हमारे पास पहले आए थे 1 साल पहले, तो तब आपने कहा था कि मिस्टर पंजाब का टाइटल विन करना विल बी माय नेक्स्ट टारगेट। अब वो आप जीत कर आए हैं। सो उस टाइम के एक्सप्रेशंस और वो फीलिंग्स क्या थी, वो थोड़ा सा शेयर करें। और इसके अलावा मैं दोबारा से आपसे ऑन एयर भी क्राइटेरिया पूछना चाहूँगी, इन मुकाबलों का क्राइटेरिया क्या होता है? हैंडसम होना बता दिया, बट हैंडसम होने का भी तो एक मयार होगा ना, तो वो भी थोड़ा सा भी उसके लिए बताएं। सबसे पहले तो इसकी जो ना कैटेगरीज होती हैं, आपका बॉडी वेट कितना है, 80, 90, 70, 60 और 100+। आप अपने वेट को सबसे पहले विन करते हैं। ठीक है। आप अपने वेट को विन करने के बाद इसमें टॉप 10 में लोग निकलते हैं। 10 कैटेगरीज में 10 क्लासों में 10 हीरो निकलते हैं। ठीक है। उनमें से फिर 3 निकलते हैं, तीनों में से फिर 1 निकलता है। अच्छा। वो जो मिस्टर पाकिस्तान होता है या मास्टर मिस्टर पाकिस्तान होता है। ठीक है। उसके लिए क्राइटेरिया जो है जजेस का वो ये होता है कि टॉप टू बॉटम एक तो आपकी खूबसूरती, बॉडी का मसल मैस, आपकी सिमेट्री, आपकी स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें, आपका इवन आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पोजिंग और ये सारी चीज़ें, यानी आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक की हर चीज़ जो है वो नोटिस की जाती है कि उनके नंबर होते हैं। आपकी लेग्स के नंबर हैं, थाइस के नंबर हैं, चेस्ट के हैं, बाजू के हैं, आर्म्स के हैं। इन सब क्राइटेरिया के ऊपर जब आप पूरा उतरते हैं, समटाइम जजेस से फैसले इतने मुश्किल हो जाते हैं सर कि 4 लड़के हैं, चारों ही एक जैसे हैं। अच्छा। अब उनमें उनकी नज़र है, उन्होंने बंदा तो एक ही निकालना है ना। उसके लिए डेफिनेट मुश्किल होता है। फिर वो 4 में से 3। आप जिस वक्त मतलब आप इसमें आए हैं तो आपके कोई करीब था, आप समझते थे कि ये मुझे बड़ा टफ कंपटीशन दे रहा है सर, या आपका फ़र्क था बहुत ज़्यादा? मेरी खुशकिस्मती ये थी, अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी थी, मेरी मेहनत, अल्लाह ने मुझे ऐसी ब्यूटी, ऐसी खूबसूरती अता की। जब मैं स्टेज पे गया तो मुझे जजेस ने इशारा कर दिया कि तुम पीछे चले जाएं आप प्लीज़,
क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले हम इनकी फाइट करवा लें, आपको बाद में बनाएंगे। ठीक है। तो मेरी एक्चुअली फाइट ज्यादा हुई नहीं किसी के साथ भी। अच्छा। यानी मैं टोटली डिफरेंट लुक थी मेरी। बिला मुकाबला। हाँ, ये भी प्लस पॉइंट यानी अल्लाह की तरफ से भी एक इनाम होता है आपको। अच्छा, हमारे पास आखिरी 2 मिनट है। हमारे पीसीआर से बार बार वो मुझे उस टाइम से कह रहे हैं, उनसे कहें मसल्स दिखाएं, मसल्स दिखाएं, तो दिखाई दें। मसल अब इस वक्त ये पीसीआर की डिमांड है या आपकी डिमांड है? नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं, मैं पहले देख के डर चुकी हूँ। बाइसेप्स कितने हैं आपके? सर मैंने वैसे तो इसको कभी भी मेजर नहीं किया। मेजर नहीं किया, कभी भी नहीं किया। हाँ। सच अच्छा, ये है। एक आखिरी सवाल, एक तो ये कि आप देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, मतलब पैशन को फॉलो करने के हवाले से? अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किसने किया घर से? क्योंकि इतनी खुराक वो आप खुद नहीं बनाते होंगे, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करता होगा, किसी ना किसी। बेचारी अम्मी भी थक गई होगी। मैं समझता हूँ जो जंग मैंने लड़ी है ना, वो इतनी अहमियत की हामिल नहीं है। जो जंग मेरे किचन में लड़ी गई है ना सर, वो सबसे अहमियत की हामिल है। ठीक है सर, 3 टाइम फ्रेश खाना तो बनाना। ये ट्रॉफी उधर भी फिर जानी चाहिए, उनके नाम भी होनी चाहिए। मैंने आते ही दी उन्हें, कोई थी, मैंने कहा ये आपकी है। मेरा तो सिर्फ नाम है, ट्रॉफी आपकी है। अच्छा, तो ये जंग जो और मैसेज देखने वालों के लिए? देखने वालों के लिए मैं सबसे यही कहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल है, इसको अपनाएं, फिटनेस की तरफ आएं, प्रोफेशनल की तरफ ना आएं। और मेरे लिए क्या मैसेज? मैडम आप प्लीज डेली जिम आ जाएं, खुदा का वास्ता है। मेरी ये इन्होंने रिक्वेस्ट ऑफर है की आपसे। थी कि मैं आपका फ्री करवा दूंगा, बस आप आने वाली बने। और सर जी, फ्री की दवाई का आराम नहीं आता ना। मेरी अम्मी कहती हैं फ्री की दवाई का आराम नहीं आता। चले, बड़े मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। Thank you so much. लव यू ऑल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।